सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना, अभी नॉर्मल सब्ट्रैक्शन में और वेक्टर सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये नॉर्मल नंबर्स का अलग होता है, वेक्टर्स का अलग होता है। सो हमने एडिशन का गेम तो देख लिया था अच्छे से। आज हम सब्ट्रैक्शन का देखेंगे कि एग्जैक्टली सब्ट्रैक्शन करते कैसे। सपोज आई हैव टू इवैल्यूएट दिस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मुझे इवैल्यूएट करना है। सो इसे मैं कैसे देखूंगा, मैं इसे लिखूंगा ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। सो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को इवैल्यूएट करना इज नथिंग बट ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, इन दोनों को ऐड करना। अभी ऐड करना मैंने क्यों इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज ऑलरेडी हमने एडिशन पढ़ा है। ऑलरेडी दो वेक्टर्स को एग्जैक्टली कैसे ऐड करते हैं हमने ऑलरेडी पढ़ा है। सो ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। अभी किसी वेक्टर का माइनस क्या होता है, एग्जाम्पल बता देता हूं। सपोज ये आपका ए वेक्टर है, सपोज ये आपका ए वेक्टर है, तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा, इसी के मैग्नीट्यूड का एक ऐसा वेक्टर लेकिन इसके एंटी पैरेलल, इसके ऑपोजिट साइड में। सो ये माइनस ऑफ ए वेक्टर बन जाएगा। तो किसी भी वेक्टर का नेगेटिव निकाल सकते हो, हाँ या ना? हाँ सर। तो करना क्या है, हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो करना क्या है, जो नेगेटिव वाला वेक्टर है उसे माइनस कर दो और ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर इन दोनों को ऐड कर दो। अभी एडिशन तो हमें आता है, एडिशन हमें आता है, तो वही करना है यहाँ पे। अच्छा मुझे ये बताओ, ये तो पता है हमें कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, लेकिन क्या ए वेक्टर और बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये दोनों इक्वल है क्या? नो सर। नहीं, ये लोग इक्वल नहीं। ठीक है, अभी इनमें क्या रिलेशन होगा, इनमें ये वाला रिलेशन होगा, इट इज माइनस ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इट इज माइनस ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। लाइक इसका एग्जांपल अगर मैं बेसिक नंबर में देखूं तो जैसे 3 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 3 होता है, ठीक है, लेकिन 3 माइनस 2 और 2 माइनस 3 इक्वल नहीं होते। एग्जैक्टली सेम प्रकार का रिलेशन वेक्टर्स में भी होता है। तुम्हारे एडिशन जो होते हैं, एडिशन में ये रिलेशन चलता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं चलता। ठीक है, दोनों अलग अलग होंगे। सो अगर सपोज मुझे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इवेल्युएट करना है, सो ये मैं कैसे करूंगा, ये मैं लिखूंगा बी वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ए वेक्टर। इन अभी इसमें बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर को ऐड करना है। तो चलो एक बार फिगर देख लेते हैं, एक बार फिगर देख लेते हैं एग्जैक्टली है क्या और एग्जैक्टली इसे इवेल्युएट कैसे करना है। चलो मैं यहाँ पे थोड़ी फिगर बना लेता हूँ। अभी सेम लॉ यूज करना है। अभी यहाँ पे सिंस हम ऐड कर रहे हैं, सो कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम लॉ तो आने वाला है। सो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मैं ए वेक्टर बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं ए वेक्टर बना रहा हूँ और यहाँ पे मैंने ऐसे एक बी वेक्टर बना दिया। ये ए वेक्टर था और ये मैंने बी वेक्टर बना दिया। दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर। अभी हमें दोनों, सपोज हमें इनको ऐड करना है। सो एडिशन तो मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम अप्लाई करना, पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करना है। सो पैरेललोग्राम लॉ कैसे अप्लाई करते हैं हम, पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो। ये बी के लेंथ का और बी के पैरेलल एक वेक्टर बना दिया, यहाँ पे ए के लेंथ का और ए के पैरेलल दूसरा वेक्टर बना दिया। फिर ये वाला जो वेक्टर होगा ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, ये हुई एडिशन की बात, ये हुई एडिशन की बात। अभी हमें सब्ट्रैक्ट करना है, हमें क्या इवैल्यूएट करना है, हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इवैल्यूएट करना है, जो कि हम ऐसे करेंगे, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर इन दोनों को ऐड करेंगे। सो माइनस बी वेक्टर कहाँ पे आएगा, कौन बताएगा मुझे, माइनस बी वेक्टर कहाँ पे आएगा, किधर आएगा? यस प्रिंस, कैन आई से माइनस बी सर बी के वेक्टर ओपोजिट। ऐसा होगा, बी के ही लेंथ का लेकिन बी के एंटी पैरेलल, बी के अपोजिट। सो ये वाला जो वेक्टर है वो माइनस बी वेक्टर होगा। अब मुझे करना क्या है, मुझे ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर इन दोनों को ऐड करना है। सो इन दोनों को मैं ऐड कैसे करूंगा, इनका मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दूंगा। सो इनका पैरेललोग्राम कैसा होगा, ये बना दिया मैंने माइनस बी, बेसिकली माइनस बी के ही पैरेलल और माइनस बी के ही लेंथ का, तो समवॉट लाइक दिस। चलो यहीं पे बना, ऐसे ही बना देता हूं मैं तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। ठीक है, ये मैंने माइनस बी एक बना दिया, ठीक है, और एक मुझे माइनस ए भी बनाना पड़ेगा। सो माइनस ए कुछ ऐसा दिखेगा, माइनस बी थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने गलती से, बट समझ जाओ।
ठीक है, ओके फाइन। ओके, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया माइनस बी वेक्टर। सो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करो, फाइनल पॉइंट तक जाओ। तो यहाँ पे जो पिंक में मैंने जो लाइन बनाई है, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये कौन सा वेक्टर है? ये ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर है, विच इज नथिंग बट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अभी हमें इसका मैग्नीट्यूड और इसका एंगल ढूंढना है। इसका मैग्नीट्यूड और इसका एंगल ढूंढना है। अभी हम फिर से डिराइव नहीं करते बैठेंगे, फिर से डिराइव नहीं करेंगे, एग्जैक्टली करेंगे या देखेंगे। ये एंगल कितना होगा, कौन बताएगा मुझे? ये एंगल कितना होगा? अभी इसका लेंथ तो मॉड बी के बराबर है, विच इज नथिंग बट हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका लेंथ तो मॉड ए के बराबर है, विच इज नथिंग बट स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका लेंथ भी स्मॉल बी के बराबर होगा। अभी बचा क्या? एंगल बचा। तो ये एंगल कौन बताएगा मुझे? ये जो मैंने पिंक में जो 180 minus theta. 180 माइनस थीटा, एग्जैक्टली दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा। अभी मैं कौन से दो वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूँ? ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूँ। जब भी मैं वेक्टर्स को ऐड करता हूँ मुझे कौन से तीन चीजों की जरूरत होती है? एक तो दोनों वेक्टर्स की लेंथ की जरूरत होती है और दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल की जरूरत होती है। सो ये जो मैंने फॉर्मूला हमने लिखा था, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ए बी जो है वो दोनों वेक्टर्स की लेंथ है और cos थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। सो मुझे जब भी मैं दो वेक्टर्स को ऐड करता हूं मुझे किन चीजों की जरूरत पड़ती है? मुझे दोनों वेक्टर्स की लेंथ की जरूरत होती है और दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है उसका रिक्वायरमेंट होता है। सो ये तो सारा ही प्रेजेंट है। दोनों वेक्टर्स की लेंथ है हमारे पास, स्मॉल ए और स्मॉल बी, और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल भी है। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। सो आई जस्ट सिंपली राइट हियर कि मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये क्या होगा? ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ, लेंथ तो सेम ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन यहाँ पे थीटा के बदले 180 माइनस थीटा आएगा, बिकॉज इस केस में एंगल थीटा नहीं है, एंगल 180 माइनस थीटा है। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिख दिया cos ऑफ 180 माइनस थीटा, cos ऑफ 180 माइनस थीटा। अभी एक चीज जो ट्रिग्नोमेट्री में आई डोंट नो आपको पढ़ाई गई है कि नहीं, cos ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है? ये पढ़ा है क्या अभी तक सर ने ट्रिग्नोमेट्री में, कि अब तक ये कॉन्सेप्ट आया Sir, नहीं? 90 minus theta जान लो खाली. 90 माइनस, ओके कॉम्प्लीमेंट्री याद है, ये 11th में और डीप में चीजें आती है, पढ़ोगे। cos ऑफ 180 माइनस थीटा आपका माइनस cos थीटा होता है। ठीक है, ये रिजल्ट अभी के लिए याद रखो। मैथ्स में एनीवेज ये सब डिटेल में पढ़ना है कि एग्जैक्टली साइन कब लेना है, कॉस कब लेना है, प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है, सब देखेंगे। अभी फॉर नाउ ये चीज याद रख लो। तो यहाँ पे मेरा रिलेशन क्या आ जाएगा? मेरा रिलेशन आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये समझ में आ रहा है? ये कैसे आ रहा है? Yes, sir. तो यहाँ पे हमने एग्जैक्टली कुछ डिराइव नहीं किया है, हमने बस जो एडिशन के फॉर्मूला थे उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया, हमें डायरेक्टली रिजल्ट आ गया। ठीक है, लिखो इतना पहले, और कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के। सबसे पहले कंपोनेंट एग्जैक्टली होता क्या है वो जान लो। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, सपोज, और इसे चलो मैं ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसकी जो लेंथ है वो स्मॉल है, बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल है, और एक लाइन है, सपोज कोई ऐसी लाइन है। ठीक है, एक लाइन के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। सो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ये लाइन का, सॉरी इस वेक्टर का इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट कितना है, सो इसे इमेजिन कैसे करना है? सपोज मैं टॉप से एक लाइट डाल रहा हूं, इस पे एक टॉर्च है, और ऊपर से मैं लाइट डाल रहा हूं इस वेक्टर पे। सो वो लाइन पे कितने लेंथ का शैडो बनाएगा, वो होता है कंपोनेंट। उस पर्टिकुलर लाइन पे वो होता है कंपोनेंट। सो इस केस में मेरा कंपोनेंट का लेंथ क्या होगा? मेरा कंपोनेंट का लेंथ विल बी समवॉट लाइक दिस, ये 90 डिग्री। तो ये जो होगा ये मेरे कंपोनेंट का लेंथ होगा। ये लेंथ मुझे कौन बता सकता है कि ये लेंथ कितना होगा? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा के मुझे बता सकते हो कि ये जो बेस मैंने यहाँ पे बनाया है, विच इज नथिंग बट योर कंपोनेंट, उसका लेंथ कितना होगा? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से बताओ मुझे। यस मास,
अभी यहाँ पे कैन आई से ये a cos थीटा होता है, ये a cos थीटा होता है। कैसे आया? सपोज इसके नामकरण कर देते कुछ, ये o हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक है। cos थीटा क्या होता है? cos थीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस केस में एडजेसेंट कितना है? OB, और हाइपोटेनियस कौन सा है? OA। सो OB हो जाएगा, और ये OA की लेंथ कितनी है? OA की लेंथ तो स्मॉल है। सो यहां से OB की लेंथ निकल के आ जाती है a cos थीटा। OB की लेंथ निकल के आ जाती है a cos थीटा। सो कैन आई से a cos थीटा आपका कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर अलोंग दिस लाइन, ठीक है। सो एक तो कंपोनेंट अलोंग द लाइन होता है और एक होता है कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन। सो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन कौन सा हो गया? ये हो गया। ये लेंथ कितनी होती है? अभी ये लेंथ में कैसे फाइंड करूंगा? मैं साइन थीटा से फाइंड करूंगा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस। सो इस केस में ऑपोजिट साइड इज AB एंड योर हाइपोटेनियस इज OA। सो AB की लेंथ कितनी निकल के आ जाती है? OA इंटू साइन थीटा, और OA का वैल्यू क्या है? स्मॉल है। सो ये बन जाएगा स्मॉल है साइन थीटा। सो ये AB जो है वो A साइन थीटा बन जाएगा। तो याद क्या रखना है? कंपोनेंट अलोंग अ लाइन is a cos theta and component perpendicular to the line is a sin theta। सब लोग को इतना क्लियर है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तो साइड हाँ साइड में, सर। कंपोनेंट along a line is a cos theta और कंपोनेंट perpendicular to line is a sin theta। ये चीज अच्छे से लिख दो। सो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर होता क्या है? अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है। यूनिटी का मीनिंग मतलब वन, जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट्स है और वो उस वेक्टर के डायरेक्शन में है। एग्जांपल बता, चलो यहाँ पे डेफिनेशन लिख दो। अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 1, हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मीनिंग ही 1 होता है, 1 यूनिट्स, एक यूनिट उसका मैग्नीट्यूड है, एंड द सेम डायरेक्शन, ठीक है। हम इसे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी कैप एग्जैक्टली होता क्या है बता दे रहा हूं। सपोज ये आपका ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है मॉड ए, इसका मैग्नीट्यूड है मॉड ए, ठीक है। अभी मुझे ऐसा वेक्टर चाहिए जो इसी के डायरेक्शन में है बट उसका मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट। सो ये हो जाएगा मेरा यूनिट वेक्टर। सो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मैं इसे रिप्रेजेंट कैसे करता हूं? मैं इसे ए कैप से रिप्रेजेंट करता हूं। ए कैप, इसे कैप बोलते हैं। सो किसी भी वेक्टर के कैप का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जो उस वेक्टर के डायरेक्शन में है और जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। सो एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? योर ए कैप इज गिवन बाय ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बेसिकली अगर मैं एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा सो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑटोमेटिकली यूनिटी बन जाएगा। सो ये रिलेशन होता है, ए कैप इज गिवन बाय ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। सो सब लोग को यूनिट वेक्टर और उसका ये जो फॉर्मूला है ये कैसे आया, ये सब लोग को समझा है? तो बता दो। सो अभी सबसे पहले ना हमने एक्स वाई प्लेन तो पढ़ा होगा कि एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। सो वो तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9th-10th में हमने पढ़ा है। रियल वर्ल्ड में 3 डायमेंशन होते हैं। सो यहाँ पे 3 एक्सिस लग जाती है, यहाँ पे 3 एक्सिस लग जाती है। सो कैसे बनाऊंगा मैं? सपोज ये वाली मेरी एक एक्सिस हो गई, ये वाली मेरी दूसरी एक्सिस हो गई, और तीसरी एक्सिस ऑब्वियसली मुझे इसी प्लेन में दिखाना है। सो मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, एक थोड़ा 3D लुक आने के लिए। आई रिप्रेजेंट इट समवॉट लाइक दिस, ठीक है। अभी एक्सिस का नामकरण कर देंगे। सपोज ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और ये आपकी जेड एक्सिस है। अच्छा, सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सब लोग से कि मैं रैंडमली एक्स वाई जेड इसे चूज कर सकता हूँ क्या? आई मीन बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि रैंडमली एक्स वाई जेड में कोई भी एक्सिस को एक, किसी भी एक्सिस को एक्स, किसी भी एक्सिस को वाई, किसी भी एक्सिस को जेड ले सकते हैं क्या? सो इसका आंसर ना है।
हम इसे किसी भी एक्सिस को नहीं ले सकते, एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उसे बोलते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, ये राइट हैंड रूल को अप्लाई करके हमें ये चीज करनी है। सो करना क्या है, एक्स के अक्रॉस अपने फिंगर्स रखो राइट हैंड के, उसे वाई के अक्रॉस कर्ल करो। सो योर थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। सो इस केस में मैंने जो एक्स वाई जेड लिखा है, सो देखो बराबर राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग लिखा है मैंने, इसे राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग लिखा है। अभी मुझे अभी सपोज ये एक्स वाई जेड में हटा रहा हूं, अभी मैं यहाँ पे जो एक्स वाई जेड लिखूंगा, मुझे बताओ ये राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग है कि नहीं। ये चीज तुम्हें बताने की राइट हैंड के है कि नहीं, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे एक्स ले लिया और यहाँ पे मैंने वाई ले लिया, सो क्या मैं यहाँ पे जेड ले लूंगा। चलो एक्स वाई जेड मैंने ऐसे ले लिया, इज दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम करेक्ट? बताओ मुझे जरा, यस सर। ये करेक्ट है? देखो मैं एक्स के अलोंग रखूंगा, मेरे एक्स के अलोंग में रख रहा हूं, मेरे फोर फिंगर्स वाई के अलोंग कर्ल कर रहा हूं, तो मेरा जेड एक्चुअली नीचे आ रहा है। इस केस में जो ये वाली जो लाइन है ना, इसे ऐसे इमेजिन करो कि सर आपके ये तो राइट बाहर हैंड आ रही थंब रूल है। है। राइट हैंड थंब रूल। हाँ, ये इसे राइट हैंड थंब रूल, बेसिकली इसे राइट हैंडेड सिस्टम भी मेरे बोलते को हैं। लगा फ्लेमिंग से राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड रूल अलग है, सर वही वो 90 आपके डिग्री। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में आता है वो। ये राइट हैंड थंब रूल अलग है, बाद में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में भी आएगा, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ। सो इस केस में अगर मैं एक्स की तरफ मेरे फोर फिंगर्स रखूं और मैं स्क्रीन की तरफ आ रहा है, मैं इसे वाई की तरफ कर्ल करूं, तो मेरा जेड नीचे आ रहा है। सब लोग ट्राई करके देखो, बट यहाँ पे जेड हमने ऊपर बनाया है, सो ये सिस्टम गलत है, ये लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में आएगा। बट हम जो भी करेंगे सारा कुछ राइट हैंडेड सिस्टम में करेंगे, इसलिए ये चीज गलत है। सो ये चीज याद रखो, एग्जैक्टली करना क्या है, यहाँ पे एक्स ले लो, यहाँ पे वाई ले लो, यहाँ पे जेड ले लो। एक तो ऐसा कर सकते हो, या फिर यहाँ पे एक्स ले सकते हो, यहाँ पे वाई ले सकते हो, सो यहाँ पे जेड आ जाएगा। ये दोनों में से यूजुअली कुछ भी रखो तो ये दोनों में से ही काम आता है। सबसे पहले राइट हैंडेड सिस्टम सब लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं प्रॉपरली, ये बताओ मुझे। ठीक है, अभी ओरिजिन ओ है, सपोज मैं एक वेक्टर ले रहा हूं, ये वेक्टर में कुछ ऐसा बना रहा हूं, ठीक है। अभी इस वेक्टर के कंपोनेंट से, सपोज ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा ए वेक्टर है। अभी मुझे ये वेक्टर के मुझे कंपोनेंट्स बनाने हैं, कंपोनेंट्स इवैल्यूएट करने हैं अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग वाई डायरेक्शन एंड अलोंग जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये वेक्टर के टिप से इन पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप कर दिया एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे मैंने ड्रॉप कर लिया, ठीक है। अभी जेड एक्सिस में एग्जैक्टली मैं दिखा नहीं सकता, बट समझ लो आई मीन कैसा होगा ना, ये सपोज एक्स एक्सिस, ये एक्स वाई जेड है सपोज आपके, और ये आपका वेक्टर है, दिख रहा है सब लोग को, विजुअलाइज हो रहा है, ये एक्स वाई जेड है और ये वेक्टर है। सो ये वेक्टर का एक्स के डायरेक्शन एक कंपोनेंट, वाई के डायरेक्शन में एक कंपोनेंट, जेड के डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा। इस केस में जेड में प्रॉपर्ली दिखा नहीं सकता, लेकिन समझ लो ऐसा कुछ है। यहाँ से मैं इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, ये दिख रहा नहीं है 90 डिग्री, बस मान लो एक परपेंडिकुलर मैंने ये वेक्टर से ड्रॉप किया है, ठीक है। सपोज एक्स के डायरेक्शन में उसकी लेंथ हो गई a1, सपोज एक्स के डायरेक्शन में उसकी लेंथ हो गई a1, या फिर चलो मैं a सबस्क्रिप्ट x लिख देता हूँ, ये चीज ज्यादा बेटर होगी। सो ax जो है, a सबस्क्रिप्ट x जो है, वो x का कंपोनेंट है, वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस। फिर वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस आपका बन जाएगा a सबस्क्रिप्ट y, और वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस आपका बन जाएगा az, ठीक है। सो अभी मैं a वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, एक चीज याद रख लो, i कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, ये लिख लो। चलो यहीं पे लिख देता हूँ, आई कैप जो होता है ये होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली जो आपका जे कैप होता है वो होता है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और जो आपका के कैप होता है, के कैप इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। सो इस केस में ये जो वेक्टर ए है, इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट ए एक्स है, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट ए वाई है, और जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट ए जेड है। सो इस वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कैसे करता हूँ, योर ए वेक्टर इज गिवन बाय ए एक्स टाइम्स आई कैप प्लस ए वाई टाइम्स जे कैप प्लस ए जेड टाइम्स के कैप। अभी इस चीज को समझो अच्छे से,
ये जो कैप है ना, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये डायरेक्शन देता है उस वेक्टर्स को कि एक्स के डायरेक्शन में कितना जाना है, वाई के डायरेक्शन में कितना जाना है और जेड के डायरेक्शन में कितना जाना है। और जो ए एक्स, ए वाई, ए जेड है, ये जो कोएफिशिएंट्स है, ये बताते हैं एग्जैक्टली कि इतना, बेसिकली ये मैग्नीट्यूड बताते हैं। तो ये जो है ए एक्स, ए वाई, ए जेड, ये मैग्नीट्यूड बताएंगे और आई कैप, जे कैप, के कैप ये डायरेक्शन बताएंगे। तो सब लोग को ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है कि नहीं? इसे बोलते हैं कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन। कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन आपका जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, 9th 10th में हमने सिर्फ 2 डायमेंशंस पढ़ा था, यहाँ पे एक्चुअली 3 डायमेंशनल होता है ये, बिकॉज रियल वर्ल्ड में 3 डायमेंशंस होते हैं। सो किसी भी वेक्टर को कार्टेशियन रिप्रेजेंट करना है, सो इसे हम ऐसे करते हैं। सो इतना सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ मुझे। तो पोजीशन वेक्टर में करते क्या है हम, सपोज आपके यहाँ पे मैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स बना रहा हूँ, ये एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स में अच्छे से बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये एक एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, अभी सपोज एक कोऑर्डिनेट ले लेता हूं मैं, जैसे हम 2,3, 5,7 जो हम 10 तक करते थे, यहाँ पे अभी 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सो सपोज एक पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है, सपोज क्या ले लूं मैं से, ए एक्स कॉमा ए वाई कॉमा ए जेड। ठीक है, ए एक्स कॉमा ए वाई कॉमा ए जेड। ठीक है, सपोज ये इसके कोऑर्डिनेट्स है। तो जो वेक्टर ए है, सपोज ये हमारा वेक्टर ए है। ठीक है, ये हो गया वेक्टर ए, या फिर से ए वेक्टर जैसे भी रिप्रेजेंट करना है। सो ए का जो पोजीशन वेक्टर है, ए का जो पोजीशन वेक्टर है उसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सेम ही चीज है बट इसे पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर क्यों? बिकॉज ये जो वेक्टर है वो ए की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, ये एक ही पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल के तौर पे देखें तो सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स है 1,2,5। सो इस केस में ए का जो पोजीशन वेक्टर होगा, ए का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 1 इंटू आई कैप इज नथिंग बट आई कैप, देन 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लो, सपोज और एक पॉइंट है, सपोज यहाँ पे और एक वेक्टर पॉइंट है बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स है सपोज बी एक्स कॉमा बी वाई कॉमा बी जेड। ठीक है, एग्जांपल ले लो इसका 5 कॉमा -3,4, एक कुछ भी एग्जांपल ले रहा हूं। सो ऐसा इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और ये पॉइंट तक जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल बी वेक्टर से कैपिटल बी वेक्टर लिखो, फर्क नहीं पड़ता, बट ये वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है। तो इसका पोजीशन वेक्टर मैं लिखूंगा कैसा, बी वेक्टर इज गिवन बाय बी एक्स टाइम्स आई कैप प्लस बी वाई टाइम्स जे कैप प्लस बी जेड टाइम्स के कैप। अभी इसका एग्जाम्पल क्या है, इस केस में ये हो जाएगा 5 टाइम्स आई कैप -3 टाइम्स जे कैप प्लस 4 टाइम्स के कैप। सो ये आपके पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। तो सब लोग को पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। अभी सपोज मुझे ए बी वेक्टर इवेल्युएट करना है, ए बी वेक्टर हमें इवेल्युएट करना है। सो ए बी वेक्टर होता क्या है, ए वेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, बी वेक्टर पे जाके खत्म हो रहा है, लाइक ए वेक्टर इज नथिंग बट ओ ए वेक्टर, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ए पे जाके खत्म हो रहा है। सो ए बी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, बी पे जाके खत्म हो रहा है। सो इसे मैं डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं डायग्रामेटिकली से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे जाके खत्म हो रहा है, somewhat like this. So this vector is nothing but your AB vector. So AB vector क्या होगा, AB vector हो जाएगा B vector माइनस A vector। इस केस में हमने एक्चुअली A vector माइनस 0 vector किया था, so समझ जाओ। So AB vector is nothing but your B vector माइनस A vector। So हो गया क्या, B vector में ये चीज आ जाएगा BX टाइम्स I cap प्लस BY टाइम्स J cap प्लस BZ टाइम्स K cap माइनस A vector क्या हो जाएगा, ax टाइम्स आई कैप प्लस ay टाइम्स j कैप प्लस az टाइम्स k कैप। सो इस केस में आपका ab वेक्टर क्या हो जाएगा, ab वेक्टर हो जाएगा bx माइनस ax टाइम्स आई कैप
प्लस बी वाई माइनस ए वाई टाइम्स जे कैप प्लस बी जेड माइनस ए जेड टाइम्स के कैप। दैट्स इट। अभी इस केस में अगर एग्जांपल लेना है सो एग्जांपल ले लेते हैं। आपका बी वेक्टर क्या था? बी वेक्टर ये था, क्या था ये? 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसमें से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है? इसमें से मुझे ए वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाला। तो क्या हो जाएगा ये? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये 5 माइनस 1 कितना होता है? 4। सो ये हो जाएगा 4i कैप। माइनस 3 माइनस 2 कितना होता है? -5। सो -5j कैप। देन 4 माइनस 5 कितना होता है? -1। सो -k कैप। सो ये आपका ए बी वेक्टर बन जाएगा। इस केस में मैंने बस एग्जांपल दे दिया है। सो ये हेलो ए सर। बी वेक्टर कैसे इवैल्यूएट करते, ये समझ में आया? चलो, अगर ए बी वेक्टर समझ में आया होगा तो मुझे बी ए वेक्टर भी निकाल के बताओ। बी ए वेक्टर होगा क्या? बी ए वेक्टर इज नथिंग बट आपका बी से स्टार्ट हो रहा है और ए पे जाके खत्म हो रहा है, ये वेक्टर होगा। दिस इज योर बी ए वेक्टर। तो अगर ए बी वेक्टर निकाल दिया तो बी ए वेक्टर ही बता दो। यस प्रिंस? सर ए बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्यू। हाँ, नहीं, बी ए वेक्टर क्या होगा? बी से ए शुरू हो रहा है, वेक्टर ए पे जाके खत्म हो रहा है, तो ये होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बी वेक्टर। In fact, your AB vector is nothing but minus of BA vector. तो इसे भी निकाल सकते हो। चलो बताओ जल्दी से मुझे ये यूनिट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे अगर हम कोई भी वेक्टर लिखते हैं, सपोज मैंने ए वेक्टर लिखा है, ए वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं? एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। सो आप यूनिट वेक्टर कैसे लिख पाओगे? आपका यूनिट वेक्टर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सो इस केस में ये हो जाएगा, ए वेक्टर के बदले में ये लिख सकता हूँ, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। द होल अपॉन उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। दैट्स इट। ये आपका यूनिट वेक्टर इससे आ रहा है। तो सब लोग को ये समझना है कि मैं मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर कैसे इवैल्यूएट करूंगा इन दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका एग्जांपल ले लो। एग्जांपल क्या होगा कि सपोज कोई भी वेक्टर है, योर ए वेक्टर इज गिवन बाय 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। सपोज ये आपका ए वेक्टर है और क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ए कैप बताओ, ए कैप बताओ। सो यहाँ पे सबसे पहले ए कैप का फॉर्मूला लिख दूंगा मैं, जो ए कैप इज नथिंग बट ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इस केस में ए कैप के बदले आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। द होल अपॉन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो इस केस में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर इज नथिंग बट 4 स्क्वायर। तो ये चीज क्या आ जाएगी इस केस में? ये चीज मैं लिखूंगा इसे 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप द होल अपॉन ये चीज स्क्वायर रूट ऑफ, इसे जरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये चीज क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा। 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 29। तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 29। ये आपका ए कैप हो गया। ठीक है, इसे मैं बाद में स्प्लिट भी कर सकता हूँ। ए कैप को मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 3 बाय रूट ऑफ 29 टाइम्स आई कैप प्लस 2 बाय रूट ऑफ 29 टाइम्स जे कैप माइनस 4 बाय रूट ऑफ 29 टाइम्स के कैप। दैट्स इट। तो ये सब लोग को इतना समझा है? आपका क्वेश्चन ये है कि ए का पोजीशन, ए पॉइंट का पोजीशन है 2,3,7 और बी पॉइंट का पोजीशन है आपका -1, -3,7। ये फिर चलो 7 मत लिखो, 6 ले लो। ठीक है, ये आपके ए और बी का पोजीशन है।
सो आपको सबसे पहले लिखना है ए बी वेक्टर फाइंड करना है, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर फाइंड करना है, और ए बी कैप फाइंड करना है, पोजीशन वेक्टर अलोंग ए बी, अलोंग वेक्टर ए बी। ठीक है, सो ये आपके क्वेश्चन है। तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो और मुझे एक एक करके आंसर बताओ। सबसे पहले ए बी वेक्टर फाइंड करना है। तो यहां से मैं लिख दूंगा या ए वेक्टर इज नथिंग बट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, ये आपका ए वेक्टर है। और आपका बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। दैट्स इट। ये आपके ए और बी के पोजीशन वेक्टर्स है। सो ए बी वेक्टर क्या होता है? ए बी वेक्टर इज नथिंग बट आपका ए पॉइंट से स्टार्ट होगा और बी पॉइंट तक जाके खत्म हो जाएगा वेक्टर। सो फाइनल पोजीशन वेक्टर की बी है और इनिशियल पोजीशन ए है, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बस चीजें सब्स्टिट्यूट करनी है बी के बी बदले। वेक्टर का वैल्यू आया, क्या हुआ? ए बी वेक्टर का वैल्यू आया। ओके ठीक है, ठीक है, पहले मेरा देख लो और बाद में चेक कर लेना तुम्हारा भी सेम आ रहा है क्या। ठीक है, तो हाँ बी सर। वेक्टर के बदले ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं लिख दूंगा माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 6 टाइम्स k कैप। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर माइनस, इसमें ए वेक्टर में सबट्रैक्ट कर दूंगा, सो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। ये हो गया आपका बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बस अभी हमें सबट्रैक्ट करना है ये आई वाले टर्म को आई वाले टर्म से सबट्रैक्ट करो, जे वाले को जे वाले के साथ करो, के वाले को के वाले के साथ कर दो। तो इस केस में आ जाएगा माइनस आई कैप माइनस 2j कैप। तो इस केस में ये हो जाएगा माइनस 3i कैप माइनस आई माइनस 2i। फिर यहाँ पे माइनस 3, ये माइनस ऑफ माइनस 3 बन जाएगा, सो माइनस 3 बन जाएगा माइनस 6j कैप। देन यहाँ पे प्लस 6j कैप माइनस 7j कैप बचेगा एक माइनस, सो माइनस k कैप। सो ये आपका ए बी वेक्टर है। ए बी वेक्टर मिल गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो इस केस में हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। इस केस में माइनस लिखने की जरूरत नहीं होती, फिर भी मैंने लिख दिया, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। ओके साक्षी, आई चेक इट। तो इस केस में ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर 9, फिर 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पे जो 1 बच रहा है वो तो 1 ही हो जाएगा। तो ये चीज बन जाएगी आपका स्क्वायर रूट ऑफ 46। ये चीज आपकी बन जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 46। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 23 होगा, जो कि एनीवेज नहीं आगे इसे फैक्टराइज नहीं कर, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो रहने दो, स्क्वायर रूट ऑफ 46 ही रहने दो। चलो, ए बी वेक्टर आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर आ गया। अभी हमें ए बी कैप ढूंढना है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी। सो यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी इज नथिंग बट ए बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। सो ए बी वेक्टर के बदले में ये डाल दूंगा -3i कैप माइनस 6j कैप माइनस k कैप, द होल डिवाइडेड बाय मुझे इसका मैग्नीट्यूड विच इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 46। तो इस केस में ये आ जाएगा -3 बाय रूट ऑफ 46 i cap, then we have -6 by root of 46 times j cap, then we have minus k cap upon root of 46. That's it. So ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर along AB which is nothing but your AB cap. So ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है। सब लोगों को क्लियर है इतना? So यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन मींस दो वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है। अभी दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करना ये सीख लिया, दो वेक्टर्स को कैसे सबट्रैक्ट करना ये सीख लिया, अभी बच गया मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, डिवीजन होता नहीं है, ठीक है, वेक्टर्स का डिवीजन डिफाइंड नहीं है। सो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के आपके दो टाइप्स है। सबसे पहला आता है आपका स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा आता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। दो अलग अलग टाइप के मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ? डॉट प्रोडक्ट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सो इसे मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और क्रॉस प्रोडक्ट को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? क्रॉस प्रोडक्ट को मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर।
दैट्स इट। अच्छा, इसे स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज जब जब भी मैं डॉट प्रोडक्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ ना, सो मेरा जो रिजल्टेंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जब भी मैं दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट करूंगा, जो मुझे रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, एंड दैट्स द रीजन डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब भी मैं क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करता हूँ, फिर जब भी किसी दो वेक्टर्स के बीच में मैं क्रॉस प्रोडक्ट लगवाता हूँ, उस केस में जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंड दैट्स द रीजन मैं इसे वेक्टर प्रोडक्ट, हम इसे वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। सो डिवीजन समझ में आया सब लोग को? अभी हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम विल स्टार्ट विद स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन विल स्टार्ट विद डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट जो भी इसे जैसे याद रखना है रखो, ठीक है। ये होता है आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो सबसे पहले इसका मैं डेफिनेशन बता देता हूं आपको कि ये डिफाइन कैसा किया गया है। योर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। बेसिकली ए और बी के बीच में जो भी एंगल होगा वो उस एंगल का कॉस। सो और इस केस में सिंस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करने के बाद मुझे एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है, सो मुझे इसके इसके डायरेक्शन का लेना देना ही नहीं है। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट में और एक चीज होती है, हमें उसके डायरेक्शन का भी सोचना पड़ता है, बट डॉट प्रोडक्ट में, स्केलर प्रोडक्ट में ये सब सोचने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज जो हमारा जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आ रही है यहाँ पे, ये जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है, दिस इज नथिंग बट अ स्केलर क्वांटिटी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये दिस इज नथिंग बट अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सो ये आपका डॉट प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी इसका एक अलग डेफिनेशन, एक प्रॉपर डेफिनेशन है, वो बता देता हूं मैं आपको। सपोज योर ए वेक्टर इज गिवन बाय a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap, and your b vector is given by b1 i cap plus b2 j cap plus b3 k cap, ठीक है। सो आपका a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज गिवन बाय आई वाले कंपोनेंट को आई वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सो इस केस में ये हो जाएगा a1 b1 प्लस सिमिलरली एक चीज करना है j के साथ, प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, दैट्स इट। सो ये हो गया आपका कार्टेशियन सिस्टम में आपका डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन, और ये हो गया आपका नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन। तो सब लोग को इतना क्लियर है? एग्जांपल दे देता हूं मैं यहाँ पे। सपोज आपका ये ए वेक्टर है और ये यहाँ पे, सपोज ये ए वेक्टर और बी वेक्टर मैंने यहाँ पे बता दिया। ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सपोज 15 है, 15, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10, और दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो मुझे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बता सकते हो तुम क्या होगा? एकदम बेसिक क्वेश्चन है। आई मीन चलो मैं ही बता देता हूँ। ए सबसे पहले डेफिनेशन अप्लाई कर दूंगा मैं। डेफिनेशन क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो इस केस में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 15 है, तो 15 डाल देता हूँ मैं, बी वेक्टर के बदले 10 डाल देता हूँ, इनटू 10 इनटू कॉस थीटा। सो दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री, सो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो इस केस में ये कितना हो जाएगा? 15 इंटू 10 विच इज नथिंग बट 150 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री इज हाफ। ये हाफ में इससे काट देता हूँ, ये हो जाएगा 5। तो 15 फाइजा कितना होता है? 15 फाइजा आपका होता है 75। तो इस चीज का आंसर है 75। अभी इस चीज का भी एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सपोज योर ए वेक्टर इज गिवन बाय 3i cap minus j cap plus 4k cap, and your b vector is given by 2i cap plus 4j cap plus 3k cap सपोज। तो इस केस में a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होगा? दोनों का डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करना है। सो i वाले को i वाले के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, सो इस केस में हो जाएगा 3 इंटू 2, प्लस j वाले को j वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस केस में हो जाएगा -1 इंटू 4, प्लस k वाले को k वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो इस केस में हो जाएगा 4 इंटू 3, दैट्स इट। तो 3 2 6 और ये हो जाएगा -4 और यहाँ पे हो जाएगा 12। सो 12 6 18, 18 माइनस 4 हो गया 14, सो यहाँ पे आ जाएगा 14। सो इस केस में a डॉट b की वैल्यू 14 है। सो दो अलग अलग सिस्टम्स में कैसे डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ये सब लोगों को क्लियर है? थम्स अप दे दो क्लियर है तो। इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। फिजिक्स में क्या अप्लाई होगा अगर मैं इसका एप्लीकेशन देख लूं, सो एक बेसिक एप्लीकेशन ये होगा कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब बच्चों वाला फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो बच्चों वाला फॉर्मूला है। तुम्हारा एक्चुअल फॉर्मूला है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट,
ठीक है। सो ये आपका एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, अगर एग्जांपल देखा जाए तो एग्जांपल ऐसे ही ले लो, सपोज आपका फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे 50 न्यूटन का, और सपोज वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ टोटल 100 मीटर्स, और सपोज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल था कुछ भी ले लो, कुछ भी एंगल ले लो, चलो 60 डिग्री बेटर रहता है बिकॉज हाफ हो जाता है कॉस उसका, वरना इस केस में चलो 30 डिग्री ले लो। तो इस केस में मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है। सो वर्क डन मुझे पता है, वर्क डन क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू उन दोनों के बीच का कॉस। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है 50, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है 100, ठीक है। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो इस केस में बस मैं लिख दूंगा ये चीज 50 इंटू 30 इंटू 100 इंटू कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है आपका √3/2। तो बस एक कट कट के यहाँ पे 50 50 आ जाएगा, 50 इंटू 50 2500। सो ये चीज हो जाएगा 2500 √3, और वर्क का यूनिट होता है जूल्स। तो ये आपका एकदम बेसिक एप्लीकेशन है। बेसिकली यही चीज आप इसमें भी कर सकते हो, यही चीज आप अगर कार्टेशियन सिस्टम में डाले तो उसमें भी लगा सकते हो। तो सब लोग को इतना क्लियर है।